आपके लिए एक मॉडल बना करके लाया हूँ। इस मॉडल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स प्रैक्टिकल के थ्रू काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। ओके, तो इसलिए मैं आपके लिए ये जुगाड़ बनाकर लाया हूँ। होगा ना, तो लंबवत होना चाहिए, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। देखिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। यहाँ से हम इस तरह से रखें तो आप देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस मॉडल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि आप जानते हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं गॉस के 3 अनुप्रयोग हैं। गॉस के नियम के टोटल 3 अनुप्रयोग होते हैं सिलेबस में, और हमें उन तीनों को बिल्कुल अच्छे से समझना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ये आपको याद रखना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गॉस के नियम का जो पहला अनुप्रयोग है वो आज की इस वीडियो में बताऊंगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि तीनों नियम, जो तीनों गॉस के नियम के अनुप्रयोग हैं, वो एक ही वीडियो में बता दूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप बाद में कंफ्यूज होते रहोगे। इसलिए मैंने डिसाइड किया है गॉस के नियम के जो 3 अनुप्रयोग होते हैं वो मैं आपको टोटल 3 वीडियोज़ में 3 लेक्चर्स में प्रोवाइड कराऊँगा, जिससे कि आपको तीनों बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएँ। ओके, तो आप वीडियो को पेशेंस के साथ, बिल्कुल फोकस के साथ देखेंगे तो आपको ये नियम जो अनुप्रयोग है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ। ओके, तो इसलिए आप इस डेरिवेशन को सीरियस होकर समझिएगा दोस्तों। इसीलिए आपको बोलता हूँ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया करें, क्योंकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाती हैं जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों गॉस के नियम का जो पहला अनुप्रयोग है वो है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ दोस्तों, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, आप समझ गए होंगे। देन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। वो क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। वो है रेखीय आवेश घनत्व। जी हाँ दोस्तों, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको वही पता नहीं होगा तो आप इस डेरिवेशन में 101% अटकेंगे। ओके, तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले रेखीय आवेश घनत्व के बारे में बताऊंगा, देन इसके बाद हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं डेरिवेशन भी है। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले रेखीय आवेश घनत्व के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो परिभाषा काफ़ी सिंपल है, मैंने यहाँ पर लिख रखी है। देन मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, अगर आपको परिभाषा याद नहीं रहती है तो आप परिभाषा कैसे एग्जाम में लिख कर आएंगे, क्योंकि दोस्तों ये परिभाषाएं डायरेक्ट 2 नंबर में पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, यदि कोई Q आवेश L लंबाई की किसी सरल रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की जो मात्रा होगी उसे हम रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। काफ़ी आसान परिभाषा है, एक बार दोबारा बताता हूँ। देखिए, यदि कोई Q आवेश होगा L लंबाई की किसी सरल रेखे एक समान रूप से वितरित होगा, यानी कि कोई L लंबाई का वायर होगा और उस पर एक समान रूप से Q आवेश वितरित होगा, तो उस वितरित आवेश की मात्रा जो होगी वही रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगी। और बात करें इसे शो किससे करते हैं, तो इसे हम लैम्डा से शो करते हैं। आप देख सकते हैं ये लैम्डा का चिन्ह होता है, इससे हम रेखीय आवेश घनत्व को प्रदर्शित करते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व जिसे हम लैम्डा से शो करते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाता है लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है एग्जाम टाइम में, मान लीजिए जो है रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा आ गई लिखने के लिए, देन आपको परिभाषा तो याद नहीं है बट आपको फॉर्मूला याद है, तो आप फॉर्मूले से भी परिभाषा बना सकते हो। कैसे बनाना है यहाँ पर आप देखिए, प्रति एकांक लंबाई, यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको परिभाषा याद नहीं रहती है और आपको फॉर्मूला याद है तो आप कैसे परिभाषा बनवाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की कुल मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इस तरह से आप बना सकते हैं, काफ़ी आसान है और ये छोटी डेफिनेशन भी हो जाती है और आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। देख जो नीचे होता है वहाँ पर प्रति लगाते हैं, तो देखिए प्रति एकांक लंबाई, एकांक लगाना भी ज़रूरी होता है। तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। काफ़ी आसान है। देन इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक इंपॉर्टेंट है, मात्रक भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका मात्रक हो जाता है कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर। अब बात करें ये मात्रक निकलता कैसे, तो मात्रक आप फॉर्मूले से ही निकाल सकते हो। यूनिट जो होती है फॉर्मूले से निकल आती है ईजिली। देखिए Q है, Q को हम क्या कहते हैं, आवेश। आवेश किस में मापा जाता है, कूलाम में, तो C आ जाएगा कूलाम। और वहीं पर बात करें L, L क्या है, मीटर यानी लंबाई है, तो लंबाई को किस में मापते हैं, लंबाई को हम मापते हैं मीटर में,
तो यहाँ पर मीटर आ जाएगा, तो कूलाम पर मीटर हो जाएगा, ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी एंड आपको फॉर्मूला भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमारा जो है डेरिवेशन स्टार्ट होता है। ये मैंने आपको इसलिए बताया था क्योंकि इसकी आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। अब कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उन्हें रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा पता नहीं होती, वो डायरेक्ट डेरिवेशन पर आ जाते हैं। देन वो कहते हैं कि लैम्डा बराबर Q/L ये फार्मूला कहाँ से आ गया, उन्हें यही पता नहीं लगता है। इसलिए मैंने आपको पहले वो बताया था क्योंकि उसका जो है इस डेरिवेशन में यूज़ है। देन कैसे यूज़ होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले मैं आपको ये थ्योरी समझा देता हूँ, देन इसके बाद आपको चित्र समझा दूंगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, माना एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से शो करते हैं। ओके, माना एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है, यानी कि तार के निकट एक बिंदु है जिसका नाम P है। ओके, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी है। काफ़ी आसान है। एंड यहाँ पर अब यहाँ से हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम चित्र को समझेंगे। ओके, चित्र में क्या क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट वायर है, यानी कि एक समान आवेशित सीधा तार है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इस पर प्लस Q आवेश जो है समान रूप से वितरित है। एक समान रूप से इस तार पे प्लस Q आवेश वितरित है। ओके, अब बात करें यहाँ पर ये हमने डॉटेड लाइन से ये क्या बनाया है, तो ये हमने एक बेलन की कल्पना की है। और ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये जो गॉस का नियम होता है वो बंद पृष्ठ पर लगता है ना, बंद पृष्ठ पर लगता है। तो यहाँ पर हमने बंद पृष्ठ की कल्पना की है और कुछ नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पर हमने बंद पृष्ठ की एक कल्पना कर ली। डॉटेड लाइन से इसलिए बनाया है क्योंकि ये काल्पनिक पृष्ठ है। काल्पनिक पृष्ठ का मतलब होता है कि हम कल्पना कर रहे हैं, सिर्फ हम कल्पना कर रहे हैं, वो रियल में नहीं होता है। तो इसका मतलब हमने इसलिए डॉटेड लाइन से बनाया क्योंकि ये एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। ओके, और इस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। अब गॉसियन पृष्ठ क्यों कहेंगे, क्योंकि भाई हम गॉस के नियम पढ़ रहे हैं, गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग में जो भी पृष्ठ आता है उसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, है ना। तो इसे हम गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। इतना बात आपको क्लियर होगी। देन इस गॉसियन पृष्ठ की जो लंबाई है वो L है। ओके, इस गॉसियन पृष्ठ की जो लंबाई होगी वो L होगी, स्मॉल l। ओके, अब बात करें यहाँ पर वृत्त तल क्या है। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये एक बेलन है। बेलन है तो आप जानते हैं इसका जो है ऊपर वाला हिस्सा एक वृत्त का कार्य करेगा। कैसे करेगा वो अभी आपको प्रैक्टिकल के थ्रू समझाऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देन यहाँ पर भी एक वृत्त तल होगा, बट हमें ऊपर वाले की ज़रूरत है तो हमने ऊपर वाला मान लिया। ओके, एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वक्र तल होगा। वक्र तल क्यों होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड यहाँ पर अब बात करते हैं, हमारा मेन लॉजिक पता है इसमें क्या होता है चित्र में समझने का, वो ये होता है कि हम वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमें पता लग जाए तो हम इस डेरिवेशन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको इन दोनों की डायरेक्शन बताऊँगा कि यहाँ पर जो है क्षेत्रफल वेक्टर और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उनकी डायरेक्शन एक ही तरफ है। तो यहाँ पर देखें तो क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन कहीं और है और जो आपका एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कहीं और है। ऐसा क्यों है वही तो आपको समझाना है। एंड यहाँ पर आप देखिए, ये जो वायर है आपका स्ट्रेट वायर, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। ओके, एक बिंदु P है इससे r दूरी पर, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की कल्पना करनी है। देन इतना तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। देन यहाँ पर मैं आपके लिए एक मॉडल बना करके लाया हूँ। इस मॉडल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स प्रैक्टिकल के थ्रू काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। ओके, तो इसलिए मैं आपके लिए ये जुगाड़ बनाकर लाया हूँ। देन इससे आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जो कि एक कप है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का जो मार्कर आप देख रहे हैं, ब्लैक कलर का जो आप हेडिंग देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, एक समान आवेशित सीधा तार है। ओके, आप इसे एक समान आवेशित सीधा तार मानेंगे। वहीं पर बात करें, ये चीज़ हमने क्या ली है, तो ये हमारा जो है काल्पनिक पृष्ठ है, लेकिन हमने यहाँ पर ये ले लिया है क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे ये जो है काल्पनिक पृष्ठ होता है, इसकी कल्पना की जाती है, सिर्फ और सिर्फ कल्पना। लेकिन मैंने यहाँ पर ये कप लिया है ताकि मैं आपको क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों की डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, तो इतना आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको बोला था ये वाला जो एरिया है वो वृत्त तल होगा, वृत्त होगा। तो आप देखिए यहाँ पर वृत्त ही तो है, आप यहाँ से फोकस से देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये एक वृत्त ही तो बन रहा है ना, तो इसलिए हम इसे वृत्त कह रहे हैं। अब यहीं पर बात करें, यहाँ पर वृत्त है तो यहाँ पर भी वृत्त होगा, लेकिन ये हमारा ये कप है तो यहाँ पर है नहीं, तो आप इसे बंद पृष्ठ मानेंगे, क्योंकि देखिए गॉस का नियम जो है बंद पृष्ठ पर ही लागू होता है। अब ऐसा नहीं है कि कप पर लागू होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ से तो बंद है बट यहाँ से खुला हुआ है। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि गॉस का नियम हमें जो है बंद पृष्ठ पर ही लगता है। तो यहाँ पर आप बंद पृष्ठ समझिएगा, हालांकि है नहीं बट आपको समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ओके, तो इतना आप समझ गए। ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं वृत्त तल होगा,
ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं ये भी वृत्त तल होगा। ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं इसे हम वक्र पृष्ठ कहेंगे। ये वक्राकार है ना, यहाँ पर आप देखिए ये वक्राकार आकृति है इसकी, तो ये वक्र पृष्ठ होगा। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ ये डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं कि क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन हम कैसे पता लगाएंगे। तो उसका एक सिंपल सा लॉजिक ये होता है, मैंने आपको जब क्षेत्रफल वेक्टर की परिभाषा बताई थी तो वहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको बताया था किसी सतह के लंबवत सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, यानी कि एरिया वेक्टर कहते हैं। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन निकालते हैं। क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, तो मैंने आपको बताया सतह के लंबवत डायरेक्टली परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो वक्र पृष्ठ वक्रतल है, तो वक्रतल है तो इसके जो है एरिया वेक्टर कहाँ की ओर होगा, तो आप कहेंगे ऊपर की ओर होगा। यहाँ से आप देखिए ऊपर की ओर होगा, तभी तो इस सतह के लंबवत होगा ना, तो लंबवत होना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। देखिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, यानी कि इतना हमें समझ में आ गया कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी, है ना। तो इसलिए देखिए ऊपर की ओर है, इतना आपको समझ में आया होगा। देन यहाँ पर आप देखेंगे तो अब हम इस पृष्ठ की बात करते हैं कि इस पर क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पर होगी। तो मैंने आपको बताया सतह के लंबवत होनी चाहिए, सतह के लंबवत, यानी कि जो भी आपकी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो सरफेस है, अब ऐसा तो है नहीं, आप ऐसे कर देंगे तो ऐसे तो 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो अगर यहाँ से हम इस तरह से रखें तो आप देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बिल्कुल आप कहेंगे 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ से जो है सतह के 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो हम कहेंगे जो हमारी क्षेत्रफल वेक्टर होगी उसकी डायरेक्शन इस ओर होगी, इस ओर, है ना। देखिए इस ओर इसकी जो है क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अब वहीं पर बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन, तो वो सेम रहती है। यहाँ पर आप देखिए जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन यहाँ पर है, एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी यहीं पर है, यानी कि ये चेंज नहीं होती है, क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। बस इतना सा मुझे आपको समझाना था, देन आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मॉडल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। फ्रेंड अब हम यहाँ पर इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है इसमें, बिंदु P से गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जिसकी लंबाई L है। इस पृष्ठ से प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। लघु क्षेत्रफल, अब यहाँ पर लघु क्षेत्रफल आया है, यहाँ पर लघु क्षेत्रफल कहिए या फिर वेक्टर क्षेत्रफल सदिश कहिए, बात एक ही है। DA वेक्टर के लिए वैद्युत क्षेत्र की जो वैद्युत क्षेत्र जो होगा वेक्टर E वेक्टर कह सकते हैं, तथा क्षेत्रफल वेक्टर DA वेक्टर दोनों की दिशा समान होगी। तो दोस्तों ये थ्योरी अगर आपके समझ में नहीं आई है तो आपको करना क्या है, थ्योरी आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि थ्योरी में ज़्यादा वो नहीं होता है, आपको जो है अटेंशन कहाँ पर देना है, डायग्राम पर अटेंशन देना होता है, क्योंकि डायग्राम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी। ओके, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया थ्योरी आप अपने अनुसार भी बना सकते हो, जो भी आपको सूटेबल है उस तरह से आप लिख सकते हो। लैंग्वेज लिखने में कोई बड़ी बात नहीं होती है, आपको जो भी यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है वो यहाँ पर लिखना होता है, सिंपल और कुछ भी नहीं। ओके, तो इसलिए मैं बोलता हूँ ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि आपने यही थ्योरी एज इट इज़ अपने नोट्स में छाप दी और आपको समझ में कुछ नहीं आया। ऐसा करेंगे तो आप आगे जाकर कन्फ्यूज होंगे और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आपको छोटा सा डाउट भी नहीं होना चाहिए। आप अपने नोट्स बना रहे हो तो आपको ऐसे नोट्स बनाने चाहिए जिससे कि आपका जो है 1 साल बाद भी अगर आप उसके रिवीजन करो तो आपको सारी चीज़ें दोबारा से रिवाइज हो जाएं, सारी चीज़ें पता लग जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप नोट्स बना रहे हो दूसरों की लैंग्वेज लिख रहे हो। आपको अपनी लैंग्वेज में सुंदर से नोट्स बनाने होते हैं जिससे कि आपके रिवीजन हो जाए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप इन नोट्स को अभी बनाएं देन आगे ज़रूरत ना पड़े, ऐसा तो होता ही नहीं है। आपको आगे भी पढ़ाई करनी है तो आपके ये नोट्स जो हैं आगे भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ नोट्स को आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए अतः DA वेक्टर से होकर जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा। फ्रेंड्स अब मैं आपसे वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पूछूंगा तो आप कहेंगे फाई E बराबर E वेक्टर इंटू DA वेक्टर, है ना, ये तो कहेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए D फाई E बराबर E वेक्टर DA वेक्टर। ओके, ये आपको समझ में आएगा। चूँकि DA वेक्टर व E वेक्टर दोनों की दिशा समान है इसलिए थीटा 0 होगा। थीटा 0 है तो कॉस थीटा 0 होगा और कॉस 0 है तो 1 हो जाएगा, यानी कॉस 0 का मान कितना होता है तो 1 होता है। ये आप जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए जो आप यहाँ पर कॉस 0 का मान 1 होगा तो 1 से EDA की गुणा करोगे तो EDA ही रहेगा, तो D फाई E बराबर EDA आ जाएगा। सिंपल, इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं थी। देन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम यहाँ पर जो है गॉसियन पृष्ठ की जो हमने कल्पना की थी ना, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारा गॉसियन पृष्ठ था इसकी हमने कल्पना की थी, इससे जो है कितना वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरने वाला है उसकी हमें
जो है कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण समाकलन करेंगे। अब कई लोग यहीं पर डर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर समाकलन का यूज़ होता है, इंटीग्रल्स का यूज़ होता है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल इंटीग्रल्स लगता है। यहाँ पर आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करना है देन इसका इंटीग्रेशन करना है। अब जिसे इंटीग्रेशन नहीं आता है उसे मैं एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ, उससे वो ईजिली समझ जाते हैं। देखिए समाकलन से डी हट जाता है, बस आपको ये याद रखना है, समाकलन से डी हट जाता है। तो समाकलन से डी कट जाएगा, बचेगा कि फाई ही बचेगा, तो फाई ई बचा, इज इक्वल टू समाकलन से डी हटा तो ई ए बचा, ई ए आ गया। और जो इंटीग्रेशन जानते हैं मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो आप जानते ही हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एन इज इक्वल टू एन होता है। उन्हें तो लॉजिक भी पता होगा कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस तरह से याद करिए, इंटीग्रेशन से डी हट जाता है, ओके, तो फाई ई बचेगा, एंड इंटीग्रेशन से डी हटेगा तो ई ए बचेगा, ओके, आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे गॉस का नियम। गॉस का नियम तो आप जानते ही हैं क्या होता है। गॉस का नियम होता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। ये हमारी गॉस के नियम की सिंपल सी डेफिनेशन है। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है गॉस के नियम का, वो होता है फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। यही तो होता है ना, तो बिल्कुल होता है। अब यहाँ पर आप देखिए हमने फाई ई का मान तो यहाँ पर निकाल लिया है, फाई ई का मान यहाँ पर निकाल लिया है, इसे इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। अब देखिए फाई ई का मान हमें ई ए मिला है, तो ई ए यहाँ पर रखना है हमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फाई ई बराबर Q/ε0 है, तो Q/ε0 एज इट इज़, एंड ई ए यहाँ पर रखना था, तो ई तो हमने लिखा बट ए नहीं लिखा, ए की जगह पर हमने ये लिखा है। ये क्या है आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे क्षेत्रफल है। और किसका क्षेत्रफल? भाई यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ जो बेलनाकार है, और बेलन का क्षेत्रफल जो होता है 2πr/h होता है, लेकिन वहाँ पर हाइट h होती है, यहाँ पर हाइट l है, तो सिंपली 2πr/l हो जाएगा, 2πr/l ना कि 2πr/h, ओके, ये आपको याद रखना है। देन इतना हो जाएगा, तो आप समझ गए होंगे ये कैसे हुआ है। यहाँ पर देखिए फाई ई बराबर Q/ε0 था, Q/ε0 एज इट इज़ रहा, फाई ई का मान हमने यहाँ से रख दिया ई ए। ई तो लिखा बट ए क्या है हमारा एरिया है, और एरिया किसका है? गॉसियन पृष्ठ जो हमारा था बेलनाकार उसका है, और वो बेलनाकार है तो बेलन का क्षेत्रफल जो होता है 2πr/l होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए ई का मान हम यहाँ से निकालेंगे, तो ई यहाँ पर ये जो है मल्टीप्लाई में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो ई इज इक्वल टू Q/2πr/l/ε0, ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़िए, तो आगे देखिए यहाँ पर E बराबर 1/2πr/ε0 इंटू Q/l। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया है, सिंपल हमने Q और L इन दोनों को अलग करके मल्टीप्लाई में लिखा है। क्यों लिखा है? उसका रीज़न ये है क्योंकि इसे हमें लैम्डा बनाना होगा। लैम्डा क्या होता है आप जानते हैं, रेखीय आवेश घनत्व होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है ना, तो इसलिए हमने ये अलग किया है क्योंकि ये लैम्डा बन जाएगा, और लैम्डा बन जाएगा तो ईजिली हम इसे कर पाएंगे। देखिए 2 से गुणा और 2 से भाग करने पर, 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे हम, वो क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा फॉर्मेट में आ जाए, है ना, क्वेश्चन जो फॉर्मूला है वो हमारा फॉर्मेट में आ जाए, इसलिए हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर लें। अगर आप किसी चीज़ को ऊपर नीचे गुणा और भाग करते हो किसी भिन्न को, तो उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके। तो यहाँ पर देखिए ई बराबर 1/4πε इंटू 2 λ/r, इसकी जगह पर हमने लैम्डा लिख दिए, देन यहाँ पर ये वाला आर जो है यहाँ पर ले आए, ओके। इतना आप समझ गए होंगे, काफ़ी इजी कैलकुलेशन है, इसमें ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। तो यहाँ पर बात करें, ये हमारा फॉर्मूला आ गया ब्राउन कलर के जो आप बॉक्स में देख रहे हो, यही हमारा मेन फॉर्मूला है। देन अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, सदिश रूप में लिखना चाहते हो, तो इसको सिंपली वेक्टर लगाना है। देखिए ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε इंटू 2 λ/r इंटू में आर कैप आ जाएगा। ये जो है आर कैप है, और इसे हम मात्रक सदिश कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं, ओके। इतना आप समझ गए होंगे। देन ये वाला फॉर्मूला हमारा मेन है, अगर आप फॉर्मूला जो है सदिश रूप में लिखें तो ये हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग बिल्कुल अच्छे से समझा है, विद लॉजिक समझा है। ऐसा नहीं कि आपको रटाया हो, बिल्कुल भी रटाने वाला काम नहीं होता है। इस चैनल पर मैं आपको बिल्कुल लॉजिक के साथ समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। देन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, आपका डाउट 101% क्लियर होगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट में ही आंसर दूंगा। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा ही देता हूँ, और क्लास के नोट्स ही प्रोवाइड कराता हूँ। ऐसा नहीं कि नोट्स में कुछ और लिखा है, मैं आपको कुछ और पढ़ा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो मैं आपके लिए क्लास में पढ़ाता हूँ सिंपल वही नोट्स मैं आपके लिए PDF बनाकर टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ, जिससे कि स्टूडेंट्स वहाँ से जो है अपने सुंदर से नोट्स बना सकें,
है ना। तो इसलिए आपको बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। PCM लाइव लर्निंग जब आप सर्च करोगे तो वहाँ पर हमारा चैनल आ जाएगा, ईजिली उसे ज्वाइन कर सकते हैं। देन सारे चैप्टर्स के आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। ओके, समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये जुगाड़ बनाया है एंड आपको समझाने के लिए। जो आप मार्कर देख रहे हो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम गॉसियन पृष्ठ कहेंगे क्योंकि इसकी हमने कल्पना की है। ओके, यहाँ पर इस तरह से ये देखिए ये समतल है और इससे 90 डिग्री का कोण इधर बनेगा। हम क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आप जानते हैं इससे पहले की वीडियोज़ में हमने गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग बिल्कुल अच्छे से विद लॉजिक समझा था। एंड आज की इस वीडियो में हम गॉस के नियम का सेकंड अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी आसान तरीके से मैं आपको ये भी समझा दूंगा। आप जानते हैं प्रीवियस वीडियो में आपने कितनी आसानी से पहला अनुप्रयोग समझ लिया था, तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखनी है। आपको ये अनुप्रयोग बिल्कुल हलवा हो जाने वाला है। विद मैं एक्सपेरिमेंट बताने की कोशिश करता हूँ, एक भी डाउट आपको नहीं रहना चाहिए, ये ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहती है। तो चलिए दोस्तों आज की ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो दूसरा अनुप्रयोग होता है वो होता है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी है। तो ये होता है, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। हमने पहले अनुप्रयोग करने से पहले रेखीय आवेश घनत्व की चर्चा की थी, आप जानते हैं। और आज की इस वीडियो में हम पृष्ठीय आवेश घनत्व की चर्चा करने वाले हैं। अब क्यों करेंगे चर्चा उसके बारे में, क्योंकि भाई उसका लॉजिक जो है इस डेरिवेशन में यूज आएगा, इसलिए हमें पढ़ना ज़रूरी होता है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से समझाने की आपको पूरी कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड चलिए सबसे पहले हम पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि कोई Q आवेश किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल A पर समान रूप से वितरित है तो उस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश जो होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएगा। और इसे हम सिग्मा से शो करते हैं, इसे हम सिग्मा कहते हैं। ओके, तो इतना आप समझ गए होंगे, काफ़ी आसान परिभाषा है। देन अगर आपको परिभाषा याद भी नहीं रहती है एग्जाम टाइम में, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूले से भी परिभाषा बना सकते हो। कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा कहते हैं, सिग्मा बराबर Q/A हो जाएगा। अब इससे हम कैसे परिभाषा बनाएंगे, देखिए प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा जो होगी वो पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएगी। इस तरह से आप बना सकते हो, एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे हम सिग्मा से शो करते हैं। इस तरह से आप बना सकते हो, काफ़ी आसान है। देन इसके बाद जो हमारा मेन टारगेट है आज का वो है डेरिवेशन को समझना, है ना। वो तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है उस फॉर्मूले की। एंड आज की इस वीडियो का हमारा मेन टारगेट है इस डेरिवेशन को समझना, जो कि हमारा गॉस के नियम का अनुप्रयोग सेकेंड है। ओके, तो चलिए इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको चित्र में बताऊंगा ही क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, माना चादर से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सिंपल, यह मानते हुए कि चादर के समीप सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है। ये हम मानते हुए चलेंगे कि जो चादर है उसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एक समान है। चादर के निकट एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जिसके 3 भाग पृष्ठ हैं, यानी कि जिनके 3 भाग हैं, भाग कहिए या पृष्ठ कहिए, जिसके 3 पृष्ठ हैं। अब पृष्ठ कौन कौन से, 2 सपाट और एक वक्र पृष्ठ। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा चित्र में। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसे हम चादर कहेंगे। समतल आवेशित अचालक चादर है ये, जिस पर प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित है। हर पॉइंट पर समान रूप से वितरित है आवेश की मात्रा। ओके, और यहाँ पर हम करेंगे क्या, ये जो आप देख रहे हैं बेलनाकार, इसे ये गॉसियन पृष्ठ है। ओके, गॉसियन पृष्ठ है, इसकी हमने कल्पना की है, सिर्फ और सिर्फ कल्पना की है। क्यों की है, क्योंकि गॉस का नियम जो होता है वो बंद पृष्ठ पर लागू होता है। अब यहाँ पर ये बंद नहीं होता तो इस पर लागू नहीं होता, इसलिए हमने बंद पृष्ठ की कल्पना की है। और इस बंद पृष्ठ को क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है। तो यहाँ पर 3 भाग बनेंगे, कौन कौन से, यहाँ पर आप देखिए। सबसे पहला भाग ये हो गया, एंड इसके बाद भाग ये हो गया, एंड इसके बाद ये वाला भाग हो गया। 3 भाग हैं, तीनों पर हमें सबसे पहले तो क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन देखनी है, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देखनी है, फिर हम इसकी जो है कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं R दूरी पर बिंदु P है, R दूरी पर एक बिंदु हमारा जो है P है। ओके, आप समझ गए होंगे। एंड यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं चित्र के थ्रू समझाऊंगा आपको, तब आपको बेटर समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये जुगाड़ बनाया है एंड आपको समझाने के लिए। फ्रेंड्स, ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये क्या है, मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे समतल आवेशित अचालक चादर है। इसे आप समतल आवेशित अचालक चादर मानेंगे इस पेपर को। ओके, एंड जो आप मार्कर देख रहे हो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम गॉसियन पृष्ठ कहेंगे क्योंकि इसकी हमने कल्पना की है। ओके,
आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर 3 भाग कौन कौन से बन रहे थे वो आप समझिए। देखिए, एक तो ये है जिस पर हमारा बिंदु P है, समतल अचालक चादर से r दूरी पर एक बिंदु P है। ओके, तो यहाँ पर एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया जो कि पेपर से होकर जा रहा है, एंड एक भाग हमारा ये है। 3 भाग हो गए ना। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला है, 2 सपाट यानी कि 2 समतल और एक वक्र पृष्ठ। देखिए 2 समतल, यहाँ पर ये समतल होना चाहिए बट यहाँ पर नहीं है, आप मान लीजिएगा। ओके, इसके तरह होना चाहिए। देखिए ये इसके तरह होगा। ओके, इसके तरह होना चाहिए, समतल है। देखिए इसके तरह एक ये समतल होगा एंड एक ये समतल होगा। ओके, एंड ये वाला हमारा वक्र पृष्ठ है। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये वक्र पृष्ठ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम एरिया वेक्टर की देखेंगे, तीनों तरफ डायरेक्शन है ना। तो इसकी एरिया वेक्टर की बात करूँ तो कहाँ पर होगा, आप कहेंगे सरफेस से 90 डिग्री पर जो होता है एरिया वेक्टर होता है। तो यहाँ पर बात करें इसके एरिया वेक्टर की तो वो यहाँ पर होगा, यहाँ पर इस तरह से। ये देखिए ये समतल है और इससे 90 डिग्री का कोण इधर बनेगा, है ना। तो ये इस तरह से हो जाएगी इसका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की दिशा तो हमें पता लग गई इधर की ओर है, तो वही है। देखिए आप देख सकते हैं जो हमारा एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इधर ही है। अब बात करते हैं इस वाले पृष्ठ की। तो ये हमारा वक्र पृष्ठ है और वक्र पृष्ठ है इसलिए इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी। यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर, क्योंकि ये पृष्ठ है, पृष्ठ से 90 डिग्री पर, पृष्ठ से 90 डिग्री पर। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पृष्ठ है, पृष्ठ से 90 डिग्री पर होता है ना, इससे 90 डिग्री पर जो है एरिया वेक्टर होगा। तो एरिया वेक्टर हमारा 90 डिग्री पर आप देख सकते हैं, इसलिए इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है। ओके, एंड बात करें इस वाले सरफेस की तो ये भी मैंने आपको बताया इसके तरह ही होगी, बट यहाँ पर नहीं है तो आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी इसकी डायरेक्शन जो होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस ओर होगी। इस ओर क्यों होगी वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि सरफेस से 90 डिग्री। अब यहाँ पर ये आप कहेंगे नोक है, ऐसा नहीं है, इसके तरह ही यहाँ पर सरफेस होनी चाहिए, वो हमारा मार्कर है इसलिए नहीं है। ओके, तो इसकी जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा। ओके, इस तरफ। आपको मैंने तीनों सतह पर जो है एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश के बारे में तो बता ही दिया। अब मैं आपको बताऊंगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन। तो वो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया वो एक ही डायरेक्शन में रहती है, यहाँ से यहाँ चल रही है। देखिए हर तरफ समान है और होती ही समान है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन। ओके, तो सिंपल है, आप कुछ तो समझाना नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो वक्र पृष्ठ बन रहा है तो इसका ए हो जाएगा। यहाँ पर हमने पी डैश मान लिया, इसे हमने पी मान लिया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो अब हम आगे पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश करी है, आपको बिल्कुल आसानी से समझाने की कोशिश करी है। तो आप दोबारा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको एक भी डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समतल सिरों के लंबवत व वक्र पृष्ठ के समांतर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अतः बेलन के दोनों सिरों व वक्र पृष्ठीय भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम निकालने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए, अब हम टोटल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो उसके लिए करना क्या है, फाई ई बराबर P, A, P डैश, जो कि मैंने आपको बताया ये 3 पृष्ठ थी हमारी, एक तो P थी, एक A थी और एक P डैश थी नहीं थी। अब यहाँ पर देखिए पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किस तरह से निकालेंगे भाई, 3 पृष्ठ हैं तो तीनों का जो है वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना। यहाँ पर आप देखिए इस डायरेक्शन में, इस चित्र में देखिए हमारे पास टोटल 3 सरफेस हैं, एक ये और एक ये, 3 सरफेस हैं। तो हम करेंगे क्या, इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तीनों को निकालेंगे और जोड़ देंगे और हमें टोटल वैद्युत फ्लक्स पता लग जाएगा कि कितना निकलेगा। है नहीं है आसान, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देखिए डी फाई ई बराबर फाई पी फाई ए फाई पी डैश। हमने इसके कारण और इसके कारण, तीनों के कारण निकाला, प्लस लगा दिया। अब इसे जोड़ देंगे। अब हमें इनका मान रखना है, सिर्फ मान रखना है। तो देखिए डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 क्यों होगा, क्योंकि भाई मैंने आपको बताया जो हमारी पी थी, पी हमारा यही तो थी ना। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने आपको बताया ये ऐसा वाला जो है पृष्ठ होगा। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल वेक्टर की भी दिशा इधर है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा इधर है। तो थीटा तो हमारा जो है 0 डिग्री बनना है ना, तो 0 डिग्री इसलिए आया है। ओके, आप समझ गए होंगे। प्लस अब हम यहाँ पर फाई ए का मान रखेंगे। तो फाई ए का मान है ई डी ए कॉस 90। अब यहाँ पर आप कहेंगे कॉस 90 कैसे हो गया, तो ये हमारा ये वाला केस है। देखिए इस पर मैं आपसे पूछूंगा एरिया वेक्टर कहाँ था, तो आप कहेंगे 90 डिग्री यानी ऊपर की ओर था। और जो क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो इधर थी। तो टोटल ओवरऑल हमारा 90 डिग्री का एंगल बना था, तो इसलिए यहाँ पर 90 आया है। ओके, प्लस अब हम 5 पी डैश की मान रखेंगे। तो 5 पी डैश का मान क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0।
cos 0 इसलिए होगा क्योंकि ये और ये दोनों केसेस में जो हमारा थीटा है वो 0 बन रहा है। यहाँ पर भी 0 बनेगा, यहाँ पर भी 0 बनेगा, सिर्फ ये एक केस है जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। ओके, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए डी फाई ई बराबर ओवरऑल क्या हो जाएगा। अब देखिए cos 0 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 होता है ना। अब यहाँ पर cos 90 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 0 होता है। अब cos 0 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए cos 0, अगर ये 0 है तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, ओवरऑल 0 कर देगा, ये सबको कर देगा ना, बिल्कुल कर देगा। अब यहाँ पर देखिए cos 0 का मान 1 होता है तो इसलिए EDA बचेगा। cos 0 का मान 1 होता है तो इसलिए EDA बचेगा। एक EDA ये है, एक EDA ये है, 2 EDA हो गए ना। तो यहाँ पर हमने सिर्फ वही लिखा है। यहाँ पर देखिए EDA प्लस 0 प्लस EDA, देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ओवरऑल 0 हो गया, तो EDA 2 EDA हो जाएगा। एक EDA ये है, एक EDA ये है, तो टोटल जो EDA हो जाएंगे 2 EDA हो जाएगा, है ना। अब हम ओवरऑल इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2 EDA, पूर्ण समाकलन करने पर हमें प्राप्त होगा फाई ई बराबर 2EA। देखिए समाकलन से डी हट गया, समाकलन से डी हट गया, 2EA और फाई ई बराबर 2EA, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब हमें करना क्या है, गॉस का नियम लगाना है, सिंपल। अब हमें गॉस का नियम लगाना है, देन आपका जो है ये डेरिवेशन फिनिश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो गॉस का नियम है वो क्या कहता है, यहाँ पर आप देखिए फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो यहाँ पर फाई ई का मान हमने डायरेक्ट रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाई ई का मान 2EA है, 2EA बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना आप समझ गए होंगे। एंड यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये सिग्मा क्यों आ गया, देखिए सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है, ये आपको मैंने बताया था पृष्ठीय आवेश घनत्व में। तो यहाँ पर आप देखिए क्यू बराबर निकालना चाहें क्यू का मान, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा ए आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्यू का मान अगर हम निकालना चाहें तो सिग्मा ए हो जाएगा, ये भाग में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो डिवाइड इनटू में होगा, तो सिग्मा ए हो जाएगा क्यू का मान ओवरऑल, है ना। तो यहाँ पर जो क्यू है इसकी जगह पर सिग्मा ए रख सकती हैं। ओके, सिग्मा ए रख दिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2EA। अब यहाँ पर देखिए ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2E। अब यहाँ पर देखिए ई का मान निकालना है, तो ई का मान कैसे निकालेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, तो ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो आप रेड कलर के बॉक्स में देख रहे हो यही हमारा मेन फॉर्मूला होता है, और ये हमारा होता है समतल आवेशित अचालक चादर के कारण, जो कि हमने निकाला है। ओके, अतः स्पष्ट है कि चालक के निकट बिंदुओं सभी बिंदुओं पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो एक समान होगी। चूँकि ई का मान आर पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, ये आपको पता है कि आर तो है ही नहीं, तो आर नहीं है तो इसका मतलब ई का मान आर पर डिपेंड नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जो गॉस का दूसरा अनुप्रयोग है वो भी हमने बिल्कुल बारीकी से समझा है, विद लॉजिक समझा है, बिल्कुल आसानी से। वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है गॉस का तीसरा अनुप्रयोग। जी हाँ दोस्तों, गॉस का तीसरा अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, और इससे पहले की 2 वीडियोज़ में हमने जो है गॉस के पहला और दूसरा अनुप्रयोग पढ़ रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आकर आप देख सकते हो। विद लॉजिक हमने दोनों डेरिवेशंस को कवर किया है, बिल्कुल आसान तरीके से समझा है। देन ये भी आपको मैं बिल्कुल आसान तरीके से ही समझाने वाला हूं, तो इसलिए आपको बोलूँगा वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखिएगा। आपको इससे रिलेटेड एक भी डाउट नहीं रहेगा, छोटा सा डाउट भी नहीं रहता है अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक फोकस के साथ देखते हो। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के ये हमारा डेरिवेशन क्या है पढ़ लेते हैं। एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र हम निकालने वाले, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड दिस स्फेरिकल। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, देन इसके बाद चित्र समझ लेंगे। ओके, माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई एक गोलीय कोश है। ओके, माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। ओके, एक समान रूप से वितरित है। हमें इस कोश से बाहर बिंदु P तथा कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हमें जो है टोटल 3 जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहाँ कहाँ, देखिए कोश से बाहर, कोश के अंदर, कोश के पृष्ठ पर, 3 जगह हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो तीनों को हम अलग अलग करके ज्ञात करेंगे, देन उसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम निकालेंगे बाह्य बिंदु P पर, जो बाहर बिंदु P है उस पर हम निकालेंगे। उससे पहले हम चित्र को समझ लेते हैं, जो कि मैंने आपको अभी थ्योरी में बताया था। हमारे पास जो है कैपिटल आर त्रिज्या का एक जो है गोलीय कोश है जिस पर जो है प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो अब हमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित है। तो हमें करना क्या है, इस गोलीय कोश से के अंदर
पृष्ठ पर और बाहर, 3 जगह पर हमें इसकी जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करनी है। काफ़ी आसान है। यहाँ पर आप देखिए इस पृष्ठ पे हम सबसे पहले बाहर बिंदु P पर ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट केस हमारा, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी तथा ई वेक्टर व ए वेक्टर, यहाँ पर डी ए वेक्टर भी कर सकते हैं, कि दिशा जो है एक ही होगी। अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स जो फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर समीकरण 1 से हम क्या कह सकते हैं, देखिए ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, फाई ई का मान हम जानते हैं कि ये होता है ई ए कॉस थीटा, तो ई ए कॉस थीटा रख दिया हमने फाई की जगह पर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ रहा। तो यहाँ पर देखिए ई एज इट इज़ रहा, ए का मान रखेंगे। अब ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि भाई गोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये आपको याद रखना है। तो ए की जगह पर हमने ये रख दिया एंड कॉस थीटा एज इट इज़ रहा। अब देखिए कॉस थीटा एज इट इज़ रहा तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, अब यहाँ पर कॉस थीटा गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए थीटा जो है मैंने आपको पहले बताया 0 है और कॉस 0 है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे और कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ई का मान निकालना है, तो ई का मान कैसे निकलेगा, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा। तो यहाँ पर होके जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू में एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हमारी। ओके, समीकरण नंबर 2 हो गई। यदि कोष पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तब, कोष पर जो है पृष्ठ घनत्व जो है सिग्मा हो तब क्यू अपॉन ए हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ रखा है पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। ओके, यहाँ पर देखिए क्योंकि जो है Q बराबर 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए Q का मान निकाल रहे हैं, A का मान 4 पाई आर स्क्वायर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर आएगा और सिग्मा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन जो सेकेंड थी हमारी उसमें हम Q का मान रखेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, एक समान आवेशित गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र का वैकल्पिक सूत्र है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं सेकेंड नंबर केस की। सेकेंड नंबर केस हमारा काफ़ी इजी है एंड थर्ड भी इजी है, देख सकते हैं कितनी जल्दी हो गया ये। एंड जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो तो जो होगा स्मॉल r इज़ लेस देन कैपिटल R, अर्थात Q बराबर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है R छोटा है कैपिटल R से। ओके, अतः E बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि गोलीय कोश के भीतर आवेश का मान 0 होगा। ये ऑब्वियस सी बात है, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, आवेश 0 है, तो उसका मान तो ओवरऑल जो मान होगा उसका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, इतना आप समझ गए होंगे। एंड जो थर्ड नंबर केस है वो ये इस तरह से है कि गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो यदि बिंदु P कोश के ठीक पृष्ठ पर है तो कैपिटल R बराबर स्मॉल r हो जाएगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, वहाँ पर स्मॉल r स्क्वायर था, यहाँ पर कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। या फिर आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, E बराबर 1 एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपॉन 4 पाई R कैपिटल R स्क्वायर। ओके, अर्थात E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये ओवरऑल हमारा मान निकल के आया है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये जो 3 जगह पर हमने निकाला है, सबसे इम्पोर्टेंट है फर्स्ट वाला आपको ज़्यादातर पढ़ना है केस, क्योंकि वो डायरेक्ट एग्जाम में आता है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। और तीनों भी पूछ सकते हैं 5 मार्क्स में कि जो है गोलीय कोश के पृष्ठ पर भीतर और बाहर तीनों जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए। तो आपको सब आना चाहिए। ओके, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ये डायरेक्ट एग्जाम में जो है MCQs में पूछे जाते हैं ये 2 पॉइंट्स, और वो डायरेक्ट पूछा जाता है विद डेरिवेशन। ओके, तो इस तरह से आपने जो है आज की इस वीडियो में जो है गॉस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग भी बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल लॉजिक के साथ कवर किया है। एंड आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, अदरवाइज वीडियो को दोबारा देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, और दोस्तों इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर भी फिनिश होता है। बिल्कुल हमने एक भी चीज़ इसमें छोड़ी नहीं है, सारी चीज़ें कवर करते हुए आए हैं एंड ये चैप्टर आपका कंप्लीट कवर हो गया है। और मुझे उम्मीद है इसके जो है 20 से 21 लेक्चर ही बने होंगे, देन आपका ये चैप्टर क्लोज कर दिया है मैंने। अब आने वाली वीडियो से यानी कि कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।